दुनिया जिसे मार्वल का सबसे खतरनाक विलन समझती है, उसकी असल कहानी लोहे के मास्क के पीछे छुपे एक दुख बड़ी दास्तान की है। अपनी माँ की आत्मा को जहन्नम से बचाने के लिए इस इंसान ने विज्ञान और काले जादू का वो रास्ता चुना है जिसने इसका चेहरा, इसकी किस्मत और इसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला। ये कहानी है विक्टर वॉन डूम से लेकर डॉक्टर डूम बनने के सफर तक, वो गहरा राज जो कि दुनिया से छुपाया गया है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं विक्टर के इस सफर को पार्ट 1 के साथ। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि हम डॉक्टर डूम की ओरिजिन को इतनी डिटेल से क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ही आने वाले मार्वल की इस ट्रेलर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, डॉक्टर डूम। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इस नए दौर में डूम का असली प्लान क्या है, वो मल्टीवर्स को कैसे तबाह करेगा या फिर कंट्रोल करेगा, उन सब के राज इसी कॉमिक बुक से ही शुरू होते हैं। जब तक आप विक्टर के अतीत, उसकी जिद और उसके दिमाग को नहीं समझेंगे, तब तक आप ट्रेलर में दिए गए उन गहरे हिंट्स को और उसके मास्टर प्लान को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इसके ओरिजिन को समझना जरूरी है और इसी के कारण आप आने वाली डॉक्टर डूम मूवी के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर वॉन डूम को सुन पाते हैं, जो कि अपने अतीत पर नजरें दुराने के बाद कहता भी है कि मैं शुरू से ही अपनी माँ की कोख से ही समझ को लेकर पैदा हुआ था। मैं समझ सकता था, मैं महसूस कर सकता था। शायद से ये मेरी मदर के डार्क आर्ट्स को प्रैक्टिस करने की वजह से है। लेकिन जब मैं ये बात अपने फादर को बताया करता था, वो हमेशा से मुझे झुठला दिया करता था, ये कहते हुए कि मेरी इमेजिनेशन है। हालांकि मेरी माँ शुरू से ही मेरे टैलेंट की कदर करते आई है। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा कि मैं लोगों से अलग हूँ। मेरी माँ के जिस्म की वो गरमाइश जिसे मैं महसूस किया करता था, मैं आज तक उससे बुला ना सका। पर इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसा है जिसे मैं बुला नहीं पाया, और वो थे मेरी माँ के ठंडे हाथ। हाँ, वो बर्फ जैसे ठंडे हाथ। तो दोस्तों, हमें इस सीन से शुरू से ये बताया जा रहा है कि हमारा विक्टर जो है वो शुरू से ही एक सोर्सरी को लेकर नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा हुआ है और वो हमेशा से अपने माँ के हाथों को लेकर क्यूरियस रहता था कि ये हाथ इतने ठंडे क्यों है। तो हमारा डॉक्टर डूम इसको लेकर आगे क्या कहता है वो तो हम उसके मुंह से ही सुन सकते हैं। जब तक मुझे मेरे माँ के ठंडे हाथों के पीछे कहानी को पता चला, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। मुझे पता चला मेरी माँ डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। उसकी माँ सेंथिया जैसे जैसे डार्क आर्ट्स को प्रैक्टिस किया करती थी, उसका फादर उसे काफी प्यार से वार्न भी करता है कि प्लीज रुक जाओ, ये रास्ता काफी ज्यादा कठिन है। लेकिन सेंथिया ने उसकी एक भी ना सुनी। सेंथिया ने अपने इस डार्क आर्ट्स को कुछ इस तरह से जस्टिफाई किया कि बैरन के लोग हमारे ट्राइब पर जुल्म करते हैं और अपने बेटे को सेफ्टी देने के लिए वो इस पावर की खोज में है। पर वही हुआ जिसका डर था, जिसका मेरे फादर ने मेरी मदर को वार्न किया था। डीमंस ने पूरे तरीके से रिवेंज की हेट्रेड की वजह से मेरी मदर को पोजेस कर लिया था। वो बैरन्स के सोल्जर्स पे रिवेंज तो लेना चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में मेरी माँ ने ट्राइब के बच्चों का भी कत्ल कर दिया कि आखिरकार वो भी बैरन के लोगों के हाथों मारी गई और उसने अपनी आखिरी सांसें मेरे फादर की बाहों में ली थी। विक्टर को आज भी अच्छे से याद है जब उसकी मदर को दफनाया ही गया था। ट्राइब के लोग तंग आकर मेरे को और मेरे फादर को निकालने पर तुले हुए थे। मेरे फादर वंडर, जो कि शुरू से ही हमारे ट्राइब के लीडर होते थे, उन्होंने हमेशा उन्हें एक फैमिली की तरह ट्रीट किया और आज वही लोग हमें हमारी जरूरत के वक्त पे ही निकालने लगे। उस रोज मैं चाहे भले ही 4 साल का था, मुझसे रहा न गया और मैंने उन्हें धमका दिया, अगर आज तुम लोगों ने मुझे निकाल दिया, मैं भी अपनी माँ की तरह बदला लेने जरूर आऊंगा। और बस इतना ही काफी था। वो जानते थे कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मुझ में भी कुछ ना कुछ तो पाया ही जाता होगा। वो जानते थे कि बैरन के लोग उन्हें कत्ल करने जरूर आएंगे,
लेकिन मजबूरन उन्हें मेरा डर उससे भी ज्यादा था। तो मजबूरन हमारी बाकी की जिंदगी सफर में गुजरी और बैरन के लोगों से छुप छुपाते हुए में गुजरी। मैं बड़ा होता गया और ट्राइब के लोग मुझसे दूर ही रहते थे, सवाए एक लड़की को छोड़कर, मिलिएगा वेलीरा से मेरी जिंदगी का प्यार। दोस्तों, जब टाउन के लोग उससे कर्ज होने की वजह से दूर रहते थे, वलीरिया ही वो एक अकेली लड़की थी जो कि हमारे विक्टर वॉन डूम को इंसान ही समझती थी। विक्टर वॉन डूम बस यही चाहता था कि वो कितनी बेदर्दी से बड़ा होके वलेरिया से शादी करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने तो कुछ और ही सोचा होता है। एक रोज बैरन के जालिम हुक्मरानों ने मेरे फादर को हंट करने के बजाय उसे अपनी पत्नी का इलाज के लिए बुलाया, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे। मैंने उस रोज अपने फादर को लाख मना किया कि बैरन के लोगों के पास ना जाइएगा, क्योंकि दोस्तों, बैरन के लोग इंतहाई ज्यादा घटिया और जालिम लोग थे। हाँ दोस्तों, हमारा विक्टर वॉन डूम ने खतरे को पहले ही महसूस कर दिया होता है। वो अपने बाप को बैक करता है, प्लीज पिताजी रुक जाइए, प्लीज पिताजी मत जाइएगा। लेकिन उसके फादर ने कहा फिर कभी, और उसके बाप को लगा था अगर शायद से वो उसकी पत्नी का इलाज कर दे तो वो लोग उन्हें माफ कर दे। तो अपने बेटे के लाख मना करने के बावजूद भी उसका बाप ना ठहरा। उस रोज उसके फादर को घर आने में काफी ज्यादा देर हो गई और अडल्ट डॉक्टर डूम इस बारे में कुछ ऐसा कहता है, पता नहीं क्यों ये किस्मत और ये दुनिया मुझे बार बार सताती आती है। वो कहता भी है, वो काली गहरी रात को मेरा बाप भागते हुए घर आया, एक घोड़े पे मुझे सवार किया और कहा कि हम माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पर रिवील किया जाता है जो बैरन अपनी पत्नी के इलाज के लिए वंडर को बुलाया था, उन्होंने काफी देर कर दी। वो कैंसर के मारे मारी गई, तो उल्टा वो लोग इसका ब्लेम भी वंडर को करने लगे। इसी के कारण वंडर अपने बेटे के साथ अपनी जान को बचा के अब भाग रहा है और हम जल्दी में अपनी ट्राइब को पीछे छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकलने लगे। वो पहाड़ जो कि ऊपर और भी बर्फ से कजे हुए थे, जितना ऊपर जाओगे उतना ही मौत को बुलाओगे। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोस्तों इनका घोड़ा पैनिक किया और वो उन्हें पीछे छोड़कर निकल गया। पीछे से बैरन के जालिम गार्ड्स भी उन तक पहुंचने लगे थे, वो जिनके पेट बड़े हुए थे, वो जिन्होंने गर्म कोट्स को पहन रखा था, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना खाने को ना पहनने को, और हम अपनी जानों को बचाकर भाग रहे थे। दोस्तों, विक्टर की आवाज में वो दर्द सा होता है, लेकिन उसका फादर वंडर और विक्टर वॉन डूम इतनी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां पर गार्ड्स को मजबूरन वापस आना पड़ता है। और जब ये लोग पहाड़ पे ही बैठ के अपनी नींद को पूरी करने लगते हैं, विक्टर वॉन डूम अपने फादर की बाहों में होता है ताकि उसे ज्यादा ठंड ना लग जाए। उसने अपने फादर के कोट को भी पहन रखा होता है, पर जब वो नींद से आंखें खोलता है, कोई ऐसा भी होता है वहां पर जो अपनी आंखें खोलता ही नहीं है, और वो होता है उसका फादर। हाँ दोस्तों, उस ठंड ने फाइनली वंडर के दम को तोड़ दिया होता है। हमारा विक्टर वॉन डूम पैनिक कर होता और आवाज लगाता, पिताजी अपनी आंखें खोले, पिताजी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, पिताजी ये दुनिया मुझे तोड़ गिराएगी। वो चाहे भले ही जितनी भी सदा लगा लेता, उसका बाप आंखें ना खोलता। उन ठंडे हाथों को महसूस करके उसे उस रोज अपनी माँ के ठंडे हाथों की भी याद सताने लगी। वो यादें जो कि उसे अंदर से तोड़ने लगती, वो यहाँ पर हमारे वेक्टर वॉन डूम को वो याद दिलवाती है कि उसकी मदर डीमंस के हाथों मारी गई और डीमंस ने उसकी माँ की सोल को ट्रैप कर रखा है जहन्नम में। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने ये सब कुछ अपने बेटे को बैरन के लोगों से बचाने के लिए किया। हाँ दोस्तों, वो यादें जो कि उससे अब अंदर से तोड़ रही है और मरोड़ रही है, और ऊपर से उसके बाप के अभी अभी गुजरने का गम वो हमारे विक्टर को हमेशा के लिए बदल डालता है। दोस्तों, उतने में ट्राइब के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया होता है और बैरन के लोग उसके फादर की बॉडी को उठा कर ले जाते अपने सरदार को दिखाने के लिए कि देखो वो साला मर गया। विक्टर आज याद करता है कि आज वो उतना ही अंदर से टूटा हुआ है, उतना ही उससे गुस्सा है जिस रोज उसकी माँ मारी गई थी, पर आज थोड़ा सा अलग है। आज वो भी अंदर से
सख्त हो चुका है। वो बेरहम दुनिया की तरह ही कोल्ड हो गया है, उतना ही कोल्ड हो गया है जितना कि उसकी मदर के हाथ ठंडे होते थे। उसने यहाँ तक वलेरिया को भी अपने से दूर कर दिया कि एक रोज विक्टर को अपनी माँ के पुराने सामान में से डार्क आर्ट्स का सामान मिलता है। और दोस्तों ये उसी ट्रेजिक पाथ पर निकल जाता है जहां पर उसकी मदर ने अपनी आखिरी सांसें तोड़ दी थी, वो काले जादू को सीखना। तो दोस्तों सो फार हमें यही बता रहा है कि विक्टर वोन डूम शुरू में एक केयरिंग पर्सन होता था, लेकिन ये दुनिया के बदलाव ने, इस बेरहम दुनिया ने देखो उससे क्या बना दिया। जैसे तैसे साल गुजरते जा रहे थे, उसने काले जादू के साथ विज्ञान को भी मिक्स कर दिया और उसने छोटी सी उम्र में वो इन्वेंशंस किए जिसके दम पर वो बैरंग के लोगों के जुल्म पर बारी पड़ने लगा। जब तक वो 16 बरस का लड़का बना तब तक वो अपनी ट्राइब का एक बार फिर से लीडर बन गया। वही लड़का जिससे उसके ट्राइब वालों ने पीछे धकेलने की कोशिश की, वही लड़का जिसके साथ कोई भी बच्चा नहीं खेलता था। मैं आज भी खुद से यही सवाल पूछता हूँ। मुझे पता था कि मैं सॉर्सरी को लेकर एकदम प्रोडिजी हूँ, पर मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरी अकल साइंस से ज्यादा बढ़कर कैसे है। चार टाउन के लोगों ने मुझे लीडर माना, लेकिन मैंने हमेशा अब ट्राइब के लोगों से अपने से कमतर समझा। मैंने वलेरिया को खुद से दूर कर दिया, पर इसके बावजूद भी सिर्फ एक वलेरिया ही थी जिसे मैं अपनी बराबर का इंसान समझता था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वलेरिया के साथ वापस दोस्ती या रोमांस को बढ़ा सकता हूँ। उसने वलेरिया को अपनी नजरों से हटने के लिए बोला, क्योंकि दोस्तों उसका मानना था कि अब उसके दिमाग की रीच इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बियॉन्ड चली गई है कि वलेरिया जिसे वो अपनी बराबर का समझता था, अब वो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। और देखो वो क्या से क्या बनने लगा। वो पैशन, वो जुनून और जज्बे की वो भड़कती हुई आग, वो आग में भड़कते हुए शोले जो कि मजबूर कर रहे थे हमारे विक्टर वोन डूम को अपनी मदर की जान बचाने का, मतलब कि अपनी मदर के स्पिरिट को जहन्नम से बाहर निकालने के लिए, ताकि वो शांति को पा सके। वही जज्बा, वही जुनून उससे बैरंग के खिलाफ उकसा रहा भी था कि वो अपनी मदर के बदले को पूरा करे। इतनी शक्ति और इतनी विज्ञान में कामयाबी पाने के बाद भी वो नाकाफी था। वो एक रात फ्रस्ट्रेशन में आके अपने जेब में कोई भी गैजेट नहीं रखता और कोई भी सोर्सरी का सामान नहीं कैरी कर रहा होता, और वो जब जंगलों के बीच में से गुजर आता गुस्से में बहते हुए कि अब वो क्या करे कि गलती से वो बैरंग की टेरिटोरी में क्रॉस कर चुका था। वो सोल्जर जिसने उसके खिलाफ गन को थान रखा था, उससे लगा कि मैं अपने वेपन्स के बिना कुछ भी नहीं हूं। उससे लगा कि वो मेरे सर पे रखी गई बाउंटी को आज पा लेगा। कि मेरा गुस्सा मुझ पे भारी पड़ गया। मुझे तुम्हें हराने के लिए कोई खास सोर्सरी की जरूरत नहीं है। मैंने अपने हाथों से उसकी गर्दन को जा पकड़ा। मैं गौटता क्या कि यहाँ तक उसने अपनी आखिरी सांसों को मेरे हाथों के बीच में से लिया और वो मारा गया। मुझे उसकी मौत से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा तो मैंने सोचा था जब मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया। मुझे एहसास हुआ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा कि शायद से जब उस रात मेरी माँ ने कितने लोगों की जान ली थी, उस रोज मैं समझने लगा कि मेरी माँ को कैसे महसूस हुआ होगा। उसको याद करने से वो दर्द, वो ट्रॉमा उसे दोस्तों घेरने लगा। उसने उस रात अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और बस खुद से इतना ही कहा, देखो और समझो, उन्होंने मेरी माँ को मारा, उनके हाथों में हमारा खून है और मेरे हाथों में उनका खून लग गया, तो क्या ही गलत है इस पर। किसी वजह से मेरे हाथ कांपने से रोक ना पाए कि देखते देखते उस सुबह मुझसे कोई यूनाइटेड स्टेट्स से मिलने आया था। उस कोट पे पहने अमीर इंसान ने मुझसे कहा कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करता है और विक्टर वोन डूम, तुम्हारा नाम यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच गया है। जो तुमने साइंस में इन्वेंशन की है वो कोई भी बंदा गांव में बैठ के तो नहीं कर सकता। मैं यूनाइटेड स्टेट का जनरल हूँ। हम डॉक्टर डूम को एक बार फिर से देख पाते हैं, जो कि कहता है, ऑफ कोर्स मैं इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ और मेरी इन्वेंशन इतनी ज्यादा लेजेंडरी है कि मेरा विक्टर वोन डूम नाम हर तरफ फैल चुका था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ यूनाइटेड स्टेट ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें बेटर फ्यूचर देना चाहता हूँ। आमतौर पर जब मैं अपनी सेंसेस में होता हूँ
मैं हमेशा बार्गेनिंग करता हूँ कि मुझे और भी दो, लेकिन उस दिन मैं सब अपनी माँ के बारे में सोच रहा था और उस लाश के बारे में जिसको मैंने अपने हाथों से कत्ल किया। मैंने चुपचाप बस उस डील को डंग किया ताकि मैं इधर से निकल सकूं। तो यूं ही मैं यूनाइटेड स्टेट पहुंच गया, जो कि मेरी जिंदगी का एक ऐसा फैसला है जो कि मुझे खुद ही कुएं के अंदर फेंक देगा। गॉड ब्लेस अमेरिका। अमेरिका की सरजमीन पर सब कदम रखते सारी जनरल मास्टरसन और वहां के विज्ञानों ने खुले हाथों से मेरा स्वागत किया और इसके बाद वक्त गवाए बिना वो मुझे सीधा वहां पर ले गए जिसे मैं अपना दूसरा घर समझता हूँ। हाँ दोस्तों, वो यहाँ पर उसे एक सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर ले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि यहाँ पर तुम कुछ भी छुपके से बना सकते हो। आमतौर पर तुम स्कूल वगैरह भी जाओगे, वहां पर भी तुम्हें लैब जरूर मिलेगा, लेकिन लोगों की नजर से कहीं दूर तुम्हारा असली लैब यहाँ पर है। आते सारे जब मैंने आसपास की चीजों को देखा, मुझे देख के यकीन नहीं आ रहा था कि इतना हार्ड टेक अब फाइनली मेरे कदम की मिट्टी को चूम रहा है। वो विज्ञापन जो कि मुझे लगा सब एक सपना ही होगा, वो सब अब एक ही लम्हे में मेरी मुट्ठी में आ चुका था। वैसे तो मुझे हार्ड टेक की जरूरत नहीं भी पड़ती, मैं जो बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, लेकिन अब इसके होते हुए मेरी वैज्ञानिकपन को एक नया लेवल मिलेगा और सिर्फ उस पर अपनी नजरें ठहराने के बाद मैं ऑलरेडी उस गंदी ट्राइब को भूलने लगा था और मैं घोड़े बेच के सोया, ये जानते हुए भी कि मैंने किसी का कत्ल किया है। स्कूल की लैब में मैं एक और रीड नामी जीनियस बच्चे से भी मिला था, पर रीड की इंटेलिजेंस ने मुझे कभी भी इम्प्रेस नहीं किया। कि एक रोज जब मैं क्लास के अंदर टीचर को कह रहा था कि आइंस्टाइन की ये थ्योरी गलत है, तब वहां पे मौजूद कोई भी मेरी इस समझ को ग्रैप्स नहीं कर पाया सवाए रीड के। ये सारी चीजें जो कि मल्टी डिमेंशन की तरफ इशारा करती थी, उसे सब रीड के अलावा वहां पर कोई और नहीं समझ सकता था। पर इसके बावजूद भी मैं रीड के साथ फ्रेंडली जर्रा भी नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो सारे अमेरिकन को काफी ज्यादा इमेच्योर समझता है। वो कहता भी है कि वो लोग उन चीजों को इतना सीरियस लेते ही नहीं है जितने की उस चीज की पोटेंशियल होती है। ये लोग हर चीज को हल्के में लेते हैं और अपनी ड्रामा रोमांस लाइफ में कुछ ज्यादा ही बिजी है। इसी के कारण इतनी आसानी से मैंने उस स्कूल के अंदर भी अपना नाम बना लिया और हर लड़का बस मेरा ही जिक्र करता था। मेरे ज्यादा समझदार होने की वजह से, कॉन्फिडेंस और खूबसूरत चेहरे से मैं वहां पर किसी भी लड़की को पटा सकता था, लेकिन मेरे पास इन घटिया चीजों के लिए आम समय ही नहीं है। अमेरिकन अपनी इसी एरोगेंसी में जीते हैं कि हर कोई बस अमेरिकन ड्रीम के लिए ही जीता है, हर कोई अमेरिका में शिफ्ट होना चाहता है। और यहाँ तक मेरे जनरल्स का भी यही मानना था कि जो टेक्नोलॉजी, जो चीजें उन्होंने मुझे दी है, उन्हें लगा था कि मैं उनका एहसानमंद रहूंगा। पर वो लोग भी असल में उतने ही बेवकूफ हैं जितने कि मेरे स्कूल में बच्चे बेवकूफ हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि मेरा एक इनर एजेंडा है। मैं उनके लिए फजूल प्रोटोटाइप वेपन्स को बनाता था और उन्हें इस तरह से डिस्प्ले करता था कि यही है सब कुछ, पर असल में वो तो मेरी टेक्नोलॉजी का वो फील पीस होता था जो मैं उन्हें देता था। उन्हें लगता था मैं कोई जीनियस हूँ, जिसके बदले वो मुझे वो हर टेक्नोलॉजी दे दिया करते थे बिना क्वेश्चंस के, जिसकी मैं मांग करता था उसके रिस्क को समझे बिना। और बहुत जल्द वो चीजें पूरे होने लगी है जिसका मैं शुरू से ही इंतजार कर रहा था। पर जैसे जैसे मैं स्मार्ट होता गया, लोग और बेवकूफ लगने लगे मुझे, और इसी चीज ने एक दिन मेरे ध्यान को भटका दिया। मैं उसी पार्टीज में शामिल हो गया जिससे मैं नफरत किया करता था, शराब के नशे में धुत। यहाँ तक एक लड़की ने मुझे किस भी कर लिया और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। और दोस्तों, जब वो लड़की उसके इतना करीब आके उसे किस करती है और जब वो उसकी आंखों में देखता है, हमारा विक्टर वॉन डूम अपने पास के ट्रॉमा को याद कर पाता। वो दर्द, वो दुख जो कि उस लड़की के इतना ज्यादा करीब आने की वजह से उसके जिस्म में एक नई फीलिंग जो उसने पहली बार फील की, वो उसके जिस्म में ट्रॉमा को ट्रिगर कर देती और वो सीधा जाकर उस लड़की की गर्दन से जा पकड़ता और उसी तरह उसके दम को भी घोटने लगता जिस रोज उसने उस सैनिक की जान ली थी। तो दोस्तों, फिलहाल इसी के साथ मैं पार्ट 1 को यहाँ पर स्टॉप करना चाहूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करेंगे तो मैं इसका अगला पार्ट भी जल्द ही ले आऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपने रिव्यू और एक्सप्लेन को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। फिलहाल के लिए मैं खुदा हाफिज कहूं या फिर अलविदा, नेवरदलेस, क्योंकि जाना तो मुझे
पड़ेगा ही। तो यार पिछले पार्ट में आपने नहीं बल्कि मैंने भी देखा कि ये कहानियां लेटवेरिया रीजन की एक ऐसी रोमानी ट्राइब की जहां एक बच्चा नहीं बल्कि शैतान जन्म लेता है। इसके बावजूद भी उसके पास पहनने को जूते तक नहीं थे। उसने कैसे अपनी माँ से लेकर अपने बाप तक को खोया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में आम सबसे अकेला रह गया। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होती है। यहाँ तक नफरत, दर्द और काला जादू भी नाकाफी था कि अब उसने इसके साथ एक नया रास्ता चुना, साइंस का रास्ता। और इसी सफर ने उसे अमेरिका की एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया, जहां पर विक्टर की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो कि उसका आगे चल के सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। उसका नाम होता है रीड रिचर्ड। उस दौरान तो हमारा विक्टर रीड रिचर्ड को काफी हल्के में ले रहा होता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि सारे अमेरिकन एक जैसे हैं, लेकिन किस हद तक एक जैसे हैं। तो नशे की हालत में दूध एक बार वो अमेरिकन के थोड़ा सा करीब चला गया कि कब और कैसे उसे एक लड़की ने अपने करीब बुला के किस किया, उसे अनजाने और ना अनजाने में पता तक नहीं चला। पर जब तक उसने अपना होश संभाला तो उसी पल में वो उस बेचारी लड़की के गले को घोंटने लगा था। उसकी वो खाली आंखें दर्द से तड़पते हुए धीरे धीरे करके बंद होने लगी। पर मेरा वो पत्थर दिल, जिसके अंदर जर्रा से भी उसके लिए हमदर्दी तक नहीं थी, उस दौरान मैंने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ, इंसान हूँ या एक शैतान? और तब मुझे अपनी माँ की याद सताने लगी। ये लम्हा उसके लिए काफी होता है। मैंने अपने हाथों से उसे जाने दिया। वो अपनी जान बचाते हुए वहां से निकल गई। इस बारे में अडल्ट डॉक्टर डूम कुछ ये कहता है, मुझे तो लगा था कि अब वो शायद से जाकर अथॉरिटीज को अलर्ट कर देगी और मेरी अमेरिका में जिंदगी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ये बात नहीं है कि उसने जाके अथॉरिटीज को नहीं बताया, उसने जरूर अथॉरिटी को बताया, लेकिन अथॉरिटी ने मुझे उल्टा प्रोटेक्ट करना चाहा। मेरे दिमाग और मेरे विज्ञापन की वजह से मिलिट्री ने इसको चुप करवाने के लिए उसे काफी बड़ी रकम दी और उसकी फैमिली ने रोज रोज में बैठकर वहां से चली गई। विक्टर भी अपनी जिंदगी में इस तरीके से वापस लौट के चला गया जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस लड़की ने सब अथॉरिटीज को नहीं बताया था, बल्कि अपने कुछ दोस्तों को भी बताया था। वो दोस्त जो कि अब विक्टर से दूर रहने लगे डर के मारे। वो दोस्त जो कि विक्टर को एक मामूली साइंटिस्ट दिमाग वाला लड़का समझते थे, एक फॉरेजन जो कि जल्द यहाँ पर स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस चला जाएगा। अब दिखने से तो ऐसा लगता था कि पूरी यूएस मिलिट्री उसको बचाने में लगी हुई है। डर के मारे वो लोग अब उसे दूर रहने लगे। डॉक्टर वोर्टून इसके बाद अपनी स्टोरी कुछ यूं कंटिन्यू करता है कि मैं अपनी स्टडीज के अंदर बहता चला गया और खोता चला गया। दिखने से अब वो पूरी तरीके से अकेला हो गया है, लेकिन उसकी इन्वेंशंस उसके पीछे खड़ी होती चली गई। और चाहे भले ही पहली नजर से वो अकेला है, लेकिन वो अकेला नहीं है, वो बिल्कुल अकेला नहीं है। और दोस्तों, जो हमारे विक्टर वॉन डूम का काम था पेन फैक्टर्स का, वो यहाँ तक जनरल की सोच से भी ज्यादा बढ़कर आगे चला गया। वो जनरल मास्टर संघ को बताता है कि एक बार तुम जब इस वैक्यूम के अंदर बैठ जाओगे, तुम यहाँ तक टाइम ट्रेवल भी कर पाओगे। दोस्तों, इससे पहले हम स्टोरी की गहराइयों में आगे बढ़े, मैं इस सीन को शाउट आउट देते हुए कहना चाहूंगा, ये सीन उसके ओरिजिन का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है। ये दिखाता है कि डॉक्टर वॉन डूम आखिर कितना ज्यादा एरोगेंट है, और उसकी एरोगेंसी सिर्फ बेतुकी नहीं है, बल्कि ये आती है उसकी समझदारी के साथ। ये सीन, हाँ पर्टिकुलर खाली ये सीन पॉइंट आउट करने वाला है कि डॉक्टर वॉन डूम कितना खतरनाक होगा। हाँ, इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जब मास्टरसन उससे पूछता है कि तुम कब इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा विक्टर वॉन डूम जवाब में बोलता है, और बहुत जल्द। और वैसे भी जो चिंपैंजी आप मेरे लिए लाए हैं, इसको मैं अगले हफ्ते टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर यूज करूंगा। अब जब बात चिंपैंजी की चल रही होती है तो मास्टर संघ की नजर केज में पड़ती है, और वो केज में एक नहीं बल्कि
दो चिंपैंजी पाता है। हाँ दोस्तों, एक नहीं दो चिंपैंजी। और वो हैरान होके पूछता है, विक्टर, इन दोनों में से कौन सा वाला? तो विक्टर वॉन डूम यहाँ पर काफी एरोगेंसी के साथ इसका जवाब देता है, जिसको सुनकर आप गूज बम्स फील कर पाएंगे। वो कहता है, ये अलग नहीं बल्कि एक ही है। हाँ दोस्तों, ये दो चिंपैंजी दो नहीं बल्कि एक है। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसकी थ्योरी टाइम से रिलेटेड है, क्योंकि विक्टर वॉन डूम टाइम मशीन पे काम कर रहा है और इनफैक्ट अभी तो इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ। लेकिन एक चिंपैंजी होने के बजाय यहाँ पर दो चिंपैंजी इस बात की गारंटी देता है कि विक्टर वॉन डूम ने अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कामयाबी पा भी लिया। हाँ, उसके टेस्ट करने से पहले ही ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो लोग तो एक चिंपैंजी लाए थे, लेकिन अब यहाँ पर दो है। इसका ये मतलब है कि दूसरा चिंपैंजी जरूर फ्यूचर से आया है और यही तो डॉक्टर वॉन डूम की सबसे बड़ी समझदारी की तरफ इशारा करता है। और इसी समझदारी से उसके अंदर वो एरोगेंसी सी आ जाती है। पर दोस्तों, मार्क माय वर्ड, उसका ये घमंड ही उससे ले डूबेगा। तो इसको देखकर मुझे एक बहुत मशहूर लाइन याद आती है कि एक बंदे ने क्या ही फरमाया है। एरोगेंस, घमंड, आई लाइक इट। इसको थोड़ा कम कर, बहुत ऊपर जाएगा वरना सीधा ऊपर जाएगा। खैर यार, अब जब हमारा विक्टर वॉन डूम उससे अपनी बाकी प्रोटोटाइप वेपन्स दिखाता है, तो इस बीच में मास्टरसन उसे बताता है कि बहुत जल्द तुम्हारा क्लास फेलो रीड भी तुम्हें ज्वाइन करेगा। विक्टर वॉन डूम कहता है, वो सब तो ठीक है, बस उसे इतना कह देना कि मेरे रास्ते में मत आए। यूं ही चलते चलते मास्टरसन की नजर उसकी एआई प्रोटोटाइप वेपन पे पड़ती है, तो वो उसे देखते हुए कहता है, विक्टर वॉन डूम, तुम इसको कब चालू करने लगे हो? विक्टर वॉन डूम इसके रिप्लाई में कहता है, मेरा बस चले तुम इसे अभी स्टार्ट कर दो। लेकिन परफेक्शन के चक्कर में मैंने परफेक्शन तो पा ली है, लेकिन उसके रिस्क को समझे बिना मैंने उससे इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस दे दिया जिसके कारण वो समझता है कि वो भी हमारी तरह एक इंसान है। तो फिर हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको मुझे सुधारना होगा। खैर यार दोस्तों, इसके कुछ लम्हे के बाद अपनी पोर्टल मशीन में बैठ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक क्लियर इन्फो देता चलूं, ये टाइम मशीन नहीं है बल्कि दूसरी डिमेंशन की मशीन है। और जो रीडिंग उसने सेट की होती है उसको देख के ही उसके असिस्टेंट कोटस को उसकी फिक्र खाई जाने लगती। लेकिन विक्टर वॉन डूम उससे कहता है, बकवास बंद करो और मशीन को चालू करो। विक्टर वॉन डूम, जो कि खुद इस पोर्टल मशीन को अपने ऊपर सेट कर चुका होता है, देखते देखते वो मशीन अपने हाई एनर्जी को अनलीश करते हुए उससे सीधा कहीं और ले जाती है। हाँ दोस्तों, वो हेल में फाइनली पहुंच तो जाता है। वो हेल जिसके अंदर वो हफ्तों तक ट्रैवल करता जाता है सिर्फ अपनी मदर के स्पिरिट को ढूंढने के चक्कर में, और कैसे ना कैसे करके वो अपनी मदर को ढूंढ तो लेता है। वो जिसको जंजीरों के अंदर जगड़ के रखा होता है, वो जो कि पूरे तरीके से अंदर से टूट चुकी होती है, वो रिचर्ड को यहाँ पर देखकर और भी अंदर से खोखली हो जाती है। वो जो कि नहीं चाहती थी कि उसका बेटा हेल की गहराइयों में ट्रैवल करे, सब उसे बचाने के लिए। उसकी माँ उसको यहाँ पर देखकर भागने के लिए बोलती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विक्टर वॉन डूम अपने सामने एक बहुत बड़े डीमन को पाता। वो डीमन जो कि हेल फायर से भी ज्यादा गर्मी रखता होता है, वो जैसे तैसे करके विक्टर वॉन डूम पर पहला हमला ही करता है। कहानी वापस हमारी डिमेंशन की तरफ पलट के जाती, जहां पर हम एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन को देख पाते हैं। और अगले ही पल में जब विक्टर वॉन डूम अपनी आंखें खोलता है, तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। मेरे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स खड़े थे। वो मेरे साथ हमदर्दी जताने नहीं आए थे, बल्कि मुझे ये बताने आए थे
कि मुझे अमेरिकन स्टेट यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। उसने मुझे काफी सुनाई, मैंने उसकी तरफ जरा भी ध्यान तक नहीं दिया क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो अभी भी उसी हेल के अंदर अटका हुआ था। वो भयानक मंजर जिसको देखने से ही मेरे शरीर में पसीने की लहर दौड़ने लगती है। मैं कैसे ऐसी सिचुएशन में उसकी बातों पर गौर कर भी सकता था। और यहाँ तक जनरल मास्टर सन ने भी मेरे साथ सारे कनेक्शंस खत्म कर दिए थे। हाँ, मैंने उससे 100 चीजें बना के दी, लेकिन मेरी एक नाकामी नहीं मुझे पूरे तरीके से डिफाइन कर दिया। मुझे इससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि मास्टर सन ने भी मेरे साथ सारे कनेक्शंस खत्म कर दिए, पर फर्क तो मुझे इससे पड़ता था मेरा अपना फेलियर। हाँ, मैं सालों से अपनी मदर से मिलना चाहता था, पर जब मैं मिला मैं क्या कर पाया। मुझे लगा था मेरी जिंदगी में खाली यही दुख बचा है, मगर असली दर्द तो मुझे तब हुआ जब मैंने अपने हैंडसम चेहरे को देखा, जिस चेहरे पर लड़कियां यूनिवर्सिटी स्टेट में मरा करती थी मुझ पर। वो चेहरा पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था। वो चेहरा जिसको देखकर मुझे बार बार अपना फेलियर याद आ रहा था। मैं गुस्से में बहते हुए शीशे को ही तोड़ डाला, और जब मैं अपने बच्चे कुचे को देखकर सोचता हूँ क्या मुझ में क्या ही रह गया है, उस सोच के अंदर भी बार बार उस कमीने डीमन की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है। वो आवाज जो कि उसका जीना लगभग हराम कर चुकी होती है। पर इन कुत्ते अमेरिकन को लगा ये मुझे इस हालत में छोड़ के खुद मेरी प्रोटोटाइप वेपन्स को अपना लेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। हम देख पाते हैं यहाँ पर बैठे बैठे ही हमारा वेक्टर वॉन डूम सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्विच को ऑन कर देता है और उसकी बनाई हुई वेपन्स अपने आप फटने लगती है। वो पूरा लैब जो कि पूरी मिलिट्री के लिए फ्यूचर माना जाता था, वेक्टर वॉन डूम के सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्विच को प्रेस करते ही अपने आप फट के राख हो जाती। उस पे नजर दुराने के बाद मास्टर सन समझ जाता इसके पीछे कौन है और वो ऑर्डर देता कि उसको हॉस्पिटल से घसीटते हुए जेलों की सलाखों के पीछे फेंक दो। लेकिन उसे जल्दी रिपोर्ट किया जाता है कि वेक्टर वॉन डूम तो है ही नहीं हॉस्पिटल के अंदर। हाँ दोस्तों, वेक्टर वॉन डूम तब तक फ्लाइट पकड़ के कहीं और निकल चुका होता है। फ्लाइट के बाद एक काले से अनजान रूम में पड़ा विक्टर वॉन डूम काश के अपने आप को गले लगा पाता। उस रात कसम से उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा याद आई थी। उसकी फ्लाइट से अमेरिका का सफर यहाँ तक वो उसे अपनी उस परछाई को गले लगाने पे मजबूर कर रहा है कि वो क्या था। इससे क्या ही फर्क पड़ता है वो क्या था पहले। फर्क तो इससे पड़ता है कि वो ऐसा शख्स है जो फ्रैक्चर हो चुका है, वैसा शख्स है जिसका चेहरा ही बर्बाद हो चुका है। कैसा शख्स है वो तो ये अपने आप से ही पूछता रह जाता। पर ऐसे और वैसे में अडल्ट डॉक्टर वून अपने आप को देखता रह जाता। उसकी आंख लगती तो वह हल्के गरमाइश वाले नाइटमेयर उसे घेर लेते। वो जब आंख खोलता तो उसके फ्रैक्चर चेहरे का दर्द उसे घेर लेता। समझ में ना आए कि वो करे तो क्या करे। वो खुद से ये पूछता तो पूछता कि इससे पहले पहले वो अकेलेपन में ही बह जाता। उससे समझ में ना आए तो वो खुद को शीशे में देखता, पर जवाब न मिलने की सूरत में वो बाहर को टहलने लगता। वो सुबह से शाम तक अनजाने और बेअनजानों में घंटों तक टहलता, लेकिन उसकी कभी मंजिल ना आती। वो किधर का मुसाफिर है ये बात तो उसको भी नहीं पता। वो कौन है ये तो आज तक वो ना समझ सका। वो जिधर से गुजरता लोग उसके पट्टियों से बड़े हुए भयंकर चेहरे को देखकर अपनी निगाहों को ही जुटला दिया करते थे। और जब रात का गहरा अंधेरा उस पर टूट आया करता था, वो सोने के बजाय बहाने से इन्वेंशन पे काम करता था ताकि वो नाइटमेयर उसे दोबारा ना घेर ले। वो एक ही चीज को घंटों तक बनाता और उससे दोबारा खोल देता। वो फिर बनाता, वो फिर खोल देता। वो इससे ये बहाना देता कि ये तो परफेक्शन है, पर उसका चेहरा देखने के बाद ये बात उससे अच्छे से मालूम थी कि अब परफेक्शन कभी भी अचीव नहीं हो सकती। इस टूटे हुए चेहरे के साथ वो अमेरिकन से हमेशा के लिए दूर आ चुका था। अब कोई भी उसे नहीं पहचान सकता सवाए अमेरिकन के दुश्मनों को छोड़कर। हाँ, अमेरिकन तो अब उससे दूर रहेंगे। वो यूरोपियन के एक ऐसे एंशिएंट शहरों में घूम रहा है जहाँ अमेरिकन तो पाए नहीं जाते, लेकिन उनके दुश्मन जरूर पाए जाते हैं। वो विक्टर वॉन डूम को अप्रोच करते हैं। वहां का जो हेड होता है वो कहता भी है हम लोग मिलकर अमेरिका को उसके घुटनों पे लाएंगे। वेक्टर वॉन डूम कहता है मुझे अपने दिल पर पत्थर रख के कहना पड़ रहा है
ये सफर तुम लोगों को अकेले तय करना होगा, जाओ जाओ, मेरा कोई काम नहीं तुम लोगों से। पर वो विक्टर वॉन डूम के हाथों को जा पकड़ता। विक्टर वॉन डूम उससे कहता है, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर करो अगर तुम इन्हें खोना नहीं चाहते। तो ये देखकर वहां का हेड कहता है, ओ तो तुम धमकी दे सकते हो, मुझे कहना पड़ेगा, जहां पर तुम ये सब धमकी दे सकते हो हम इसे सच्चाई में बदल सकते हैं। ये उसके कहने की देर होती है। हम देख पाते हैं विक्टर वॉन डूम को घेर रखा गया होता है, जहां पर उसकी ओर गनों को तार दिया जाता है। विक्टर वॉन डूम को पता है वो उन्हें एक साथ नहीं हरा सकता जब तक वो कुछ बड़ा ना करे, लेकिन एक बार फिर से एरोगेंसी, घमंड उसे घेर लेता है। वो यहाँ पर उसे मामूली सा पंच मारता। हाँ दोस्तों, उसमें गने ताड़ी हुई है, वो उसके हेड पर मामूली सा पंच ताड़ता है और फिर अपनी जेब से कुछ ग्रेनेड्स को निकालकर हर तरफ एक्सप्लोजन्स को फैला देता है। दोस्तों, विक्टर वॉन डूम ने यहाँ पर अपनी घमंड में बहते हुए बहुत बड़ी गेम खेली। उसने जानबूझ के पंच मारा, इस बीच में वो अपनी जिंदगी खो सकता था और ये बात उसे थोड़ी देर में रियलाइज होगी, तो उसने एक्सप्लोजन का सहारा लिया। ये बताता है कि विक्टर वॉन डूम अनप्रिडिक्टेबल है, कब और कहां से वो एक्सप्लोजन निकाले पता भी नहीं चलता। इसके बाद वो उसके हेड के सर से पकड़ते हुए क्या, KBCD और KGB जो भी बला है तुम्हारा सुपीरियर, उसे जाकर कह दो वेक्टर वॉन डूम की कोई कीमत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने पार्ट 2 को रिव्यू और एक्सप्लेन को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। होपफुली आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। मुझे बता सकते हैं कि मैं इसके अलावा भी कौन सी कॉमिक को एक्सप्लेन और रिव्यू करूं, मैं शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, सच कहूं तो ये चैप्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज कहूं या फिर अलविदा नेवरदलेस, क्योंकि जाना तो मुझे पड़ेगा ही। तो यार, हमारी इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर रशियन इंटेलिजेंस की सेना जबरदस्ती हमारे विक्टर वॉन डूम को ज्वाइन करवाना चाह रही होती है, लेकिन कब और कहां से विक्टर वॉन डूम एक्सप्लोजन निकाल के उनको उड़ा देता, उन्हें समझ तक ना आता। तब और फिर तभी विक्टर वॉन डूम उनके सुपीरियर के बालों से जगड़ते हुए उसे कहता भी है कि अपने मालिक से कहो मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब एक शख्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये एब्सोल्यूट मायनों में विक्टर वॉन डूम की उनके लिए चुनौती होती है और वो उन्हें एब्सोल्यूट शब्दों में यही कहना चाह रहा है, मुझसे पंगा लोगे तो कर दूंगा नंगा। यहाँ तक यही प्लान विक्टर वॉन डूम का काम कर भी जाता है। विक्टर वॉन डूम जैसे तैसे इसी अनजान एंशिएंट शहर में घूम रहा होता है, उससे एहसास होता है कि अब कोई भी बंदा उसके साथ नहीं टकराना चाह रहा, ना ही अमेरिकन वाले और ना ही रशियन वाले। आखिर अमेरिका को ऐसे साइंटिस्ट की क्या जरूरत होगी जो मेंटली अनस्टेबल है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा विक्टर वॉन डूम खुद अपने लिए शब्दों का चुनाव करता है और वो बोलता भी है, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो अपने ट्रॉमा को अपने ऊपर बारी पड़ने की इजाजत दे रहा है। वो अंदर से इतना ज्यादा थक चुका है कि अब उसे दुनिया में कुछ भी नहीं करना। लेकिन अडल्ट डॉक्टर डूम अपने पास्ट को देखते हुए कहता भैया, जो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में और अमेरिकन मिलिट्री के लिए मैंने काम करते हुए जो पैसा कमाया था वो बहुत जल्द खत्म होने को आ रहा था। दोस्तों, अगर मैं अपनी इनसाइड विजन दूं, ये वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है जहां पर विक्टर वॉन डूम कुछ करना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन अब उसे पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। विक्टर वॉन डूम अब और भी चिड़चिड़ा होता चला जा रहा था। जब अगले दिन वो अपनी डार्क बेसमेंट से बाहर निकलता है, वो अपने दरवाजे के आगे पड़े हुए नशई को धक्के देकर यहाँ से निकालने लगता है। इस नशई का नाम ओटो होता है दोस्तों। और इसी तरह एक रोज और हर रोज की तरह वो जब दोबारा से इधर उधर मंडलार होता है शहर में ही, कि अनजाने और बेअनजाने में अचानक से उसकी सपनों की रानी उसे खुद ही अप्रोच करती है, वलेरिया। हाँ दोस्तों, वलेरिया अचानक से प्रकट हो जाती है और वो उसके चेहरे को देखते सारी उसे फौरन से गले लगाते हुए कहती है, ओह मेरे विक्टर, तुम्हारा ये किसने ऐसा हाल कर दिया? विक्टर वॉन डूम, जो कि हर इंसान को अपने से कमतर समझता है, अपने से नीचा समझता है,
वो कभी भी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दे सकता। लेकिन वलेरिया एक एक्सेप्शनल है। वो उसकी जिंदगी में अपनी माँ के बाद दूसरी लड़की है जिससे वो प्यार करता है। विक्टर वोन डूम को अभी भी समझ में नहीं आ रही होती कि इस बदसूरत चेहरे के साथ, जो कि लोहे के मामूली टुकड़ों से बना पा रहा है, आखिर वलेरिया ने उसे कैसे पहचान लिया। तो जब ये लोग एक कॉफी शॉप पर आराम से बैठकर बात करते हैं, तब और फिर तभी वलेरिया उसे बताने लगती है कि तुम्हारे जाने के बाद साल बीत चुके हैं और तब तक बैरंग के लोगों ने अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश की है। बैरंग के लोग अब पहले से भी ज्यादा फोर्सफुली हम पर जुल्म करते चले आ रहे हैं। वो हमारे लोगों को मार के पूछ रहे हैं कि विक्टर वोन डूम का कहां पर ठिकाना है। हाँ दोस्तों, वो यहाँ पर इतना भी रिवील करती है कि अमेरिका जो है उसने हमारे विक्टर वोन डूम के सर पे बाउंटी रखी है और बैरंग की गवर्नमेंट अमेरिका जैसी सरकार को खुश करने के लिए तुम्हें ढूंढने पर मजबूर हो गई है। चाहे भले ही विक्टर वोन डूम ने अपने लोगों को छोड़ दिया है, लेकिन उसके लोग अभी भी उससे अपना सरकार मानते हैं। इसी के कारण जो हमारा क्रिस्टोस है वो आज भी आपसे काफी ज्यादा मोहब्बत करता है। क्रिस्टोस इनके लेटवीरिया रीजन में एक फॉर्चूनल टेलर था, मतलब के किस्मत का हाल बताने वाला। और वो वलेरिया से कहता भी है कि तुम जाके वेक्टर वोन डूम को ढूंढो और उससे बताओ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इसी बाबा ने अपने किस्मत की हाल की ताकत को आजमाया और तुम्हारा पता बताया मुझे। रोमानिया के लोगों ने अपने बचे कुछ पैसे को जमा करके वलेरिया को दे दिया ताकि वो विक्टर वोन डूम को ढूंढ सके। हमारा विक्टर वोन डूम जो होता है वो इस बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान होने लगता है कि यार वो क्रिस्टस को तो एक हमेशा से पागल सा बुड्ढा समझता था जो कि बड़बड़ाता रहता था किस्मत को लेकर। दिखने से तो लगता है कि उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक साबित हुई, लेकिन विक्टर वोन डूम को अभी भी थोड़ा सा शक सा होता है। खैर यार, विक्टर वोन डूम जिसने सालों से हंसना ही बुला दिया होता है, वो वलेरिया को देखकर एक बार फिर से मुस्कुराने लगता है। दोस्तों, इसी तरह कुछ समय गुजरता चला जाता है। वलेरिया ने जब उसके चेहरे को देखा, आमतौर पर लोग उसके चेहरों से नजरें फेर देते हैं, लेकिन मगर वलेरिया जो कि उससे सच्चा प्यार करती थी, वो उसके चेहरे को देखकर उसे फौरन से गले लगाती है और वो इसे इस बात को यकीन दिलवाती है कि विक्टर वो उसके सिर्फ चेहरे से प्यार नहीं करती बल्कि वो उसकी सोल से करती है। तो यूं ही दोस्तों, विक्टर और वलेरिया आपस में एक साथ सोते हैं और आज इतने सालों के बाद विक्टर वोन डूम को सुकून भरी नींद आती है। वो डरावने सपने, वो डीमन जिसने उसकी माँ को कैद कर रखा था, यहाँ तक आज रात वो भी विक्टर के सपनों में नहीं आता, क्योंकि उसके साथ तो उसके सपनों की रानी सो रही है। विक्टर को एहसास होता है कि वो उसके ट्रॉमा से बाहर निकलने में उसकी मदद कर सकती है। यहाँ तक वलेरिया उसे खुद अपने मुंह से कहती है कि जिंदगी को छोड़ दो पीछे और मेरे साथ वापस लेटवीरिया चलो। वहां पर वो अपनी फैमिली को शुरू कर सकते हैं, अपने बच्चे पाल सकते हैं। वलेरिया उससे बताती है कि कैसे उसने सपना देखा है कि विक्टर वोन डूम और वलेरिया मिलकर फैमिली को शुरुआत कर सकते हैं। और एक लम्हे के लिए तो मानो कि उसने विक्टर को भी कन्विंस कर दिया होता है कि इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा। अगले दिन जब हमारा विक्टर वलेरिया के साथ दोबारा से टाउन को घूमने के लिए बाहर निकलता है, तो वही शराबी वलेरिया को फूल देता है। विक्टर जो कि उस बूढ़े को देखते सारी उसे कहने लगता है कि मेरी वलेरिया से दूर हटो। उसको यू लोगों को इतना नीचा देखकर वलेरिया उससे नाराज हो जाती है और जब वलेरिया गुस्से में आकर उससे आगे आगे चलने लगती है, विक्टर वोन डूम अपने सपनों की रानी का पीछा करता और उसे कन्विंस करने लगता है कि मुझे माफ कर दो। पर दोस्तों, तभी तो घटना घटती है। विक्टर बहुत बड़ा पागल था कि उससे लगा कि वो वापस नॉर्मल जिंदगी में लौट के जा सकता है, जब उससे लगने लगा कि सब ठीक हो गया है, कि उसके और उसके सपनों के रानी के बीच में रशियन इंटेलिजेंस की गाड़ी दोबारा से आ खड़ी होती है और वो ना कि सब विक्टर पे गने तारते हैं बल्कि यहाँ तक वो वलेरिया को अपना बंदी बना देते हैं और वो विक्टर से कहते हैं कि हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी रानी मारी जाएगी। और तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। देखने से तो लगता है
कि अब तुम्हारे पास जीने की वजह भी बन चुकी है। विक्टर वॉन डूम जो कि आमतौर पर कोई भी गैजेट निकाल के उनकी छुट्टी कर सकता है, लेकिन अब वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। आम शब्दों में उसके पास ताकत ही नहीं बची कि वो वलेरिया को रिस्क में डाले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर कोई सबसे ज्यादा सेफ है वो कोई और नहीं बल्कि वलेरिया खुद ही है। हाँ दोस्तों, जो वलेरिया को उस बुड्ढे ने फूल दिया था, वो फूल जो कि वलेरिया ने यहाँ पर चिपका रखा होता है, वो अचानक से चमकता है और उसके अंदर से कोई मैजिकल पावर उन सबको गे लेती है। वो ना कि सब बल्कि वलेरिया को शील्ड अराउंड करती है और उन बुलेट्स को रोक देती है, बल्कि उन एजेंट्स को जला के राख कर डालती है मेरे भाई लोगों। तो यहाँ पर वलेरिया तो सेफ होती है, लेकिन उनकी गोली जो कि बस विक्टर वॉन डूम को लगने ही लगती है, तो वही शराबी बुड्ढा विक्टर वॉन डूम के सामने आते हुए अपने आप को शील्ड में बदल देता है और विक्टर के हिस्से की गोलियां अपने सर पे खा लेता है। वो बुड्ढा जो कि अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए गिर जाता है ग्राउंड पर। विक्टर उसे देखते हुए सोचने लगता कि क्यों, तुमने मेरे लिए सब कुछ क्यों किया। विक्टर सबसे पहले हैरान होते हुए पूछता है कि तुम्हें पता था कि ये दुर्घटना कटने वाली है, इसलिए तो तुमने यहाँ पर मेरी वलेरिया को फूल दिया था, वो मैजिकल फूल जिसने आज वलेरिया को बचा लिया। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता था। वो यहाँ पर विक्टर वॉन डूम को यंग मास्टर कहते हुए एड्रेस करता है और वो बताता भी है कि वो हिमालय के पहाड़ों के बीच में तिब्बत में एक टेम्पल से बिलोंग करता है। वहां के लोग असल में फॉर्चून टेलर का काम करते हैं, ना कि उस तुम्हारे झूठे बुड्ढे की तरह। हाँ दोस्तों, अब हमें यहाँ पर रिवील किया जाता है जो क्रिस्टस नाम का फॉर्चून टेलर था वो असल में झूठा था। रशियंस के लोग यहाँ पर हमारे विक्टर वॉन डूम की कमजोरी ढूंढ रहे थे और उससे पता चला कि लैटविया रीजन में एक लड़की को वो पसंद करता है, तो इन्होंने इस बुड्ढे से झूठ बुलवाया, उसे थ्रेटन किया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे हम तुम्हें मार डालेंगे। उसने झूठ बोला हमारी वलेरिया से कि तुम जाकर हमारे वेक्टर वॉन डूम से मिलो ताकि वो लोग बाद में वलेरिया को बंदी बना सके और वेक्टर वॉन डूम से काम करवा सके। लेकिन अब जो असली बुड्ढा उसके सामने मरा है, जिसका नाम ओटो है, वो असल में मैजिक का इस्तेमाल करना जानता है, वो फिलॉसफी को जानता है, वो किस्मत के हाल को मानता है। वो बताता भी है कि हमारे तिब्बत में मौजूद टेम्पल को विजिट करो अगर तुम वाकई में असली मैजिकल पावर्स को सीखना चाहते हो। उनकी भविष्यवाणी ये होती है कि एक ऐसा शख्स आएगा जिसका चेहरा बर्बाद हो चुका होगा, वही बर्बादी उससे ग्रेटनेस की तरफ लेकर जाएगी और ऐसे चेहरे को देख कर ही उसने फौरन से वेक्टर वॉन डूम को पहचान लिया कि वही है उनकी भविष्यवाणी वाला ये शख्स। वो बताते हैं कि हमारी फॉर्चून टेलिंग के अकॉर्डिंग तुम हमारे मास्टर बनोगे, तो इसके लिए तुम्हें हमारे टेम्पल को विजिट करना होगा। वो बुड्ढा इससे पहले एग्जैक्ट लोकेशन बता भी पाता कि वो अपनी सांसें तोड़ देता है। हमारा विक्टर वॉन डूम उसे एहसास हो जाता है कि वो आम जिंदगी में वापस लौट के नहीं जा सकता, वरना वलेरिया जैसी दुर्घटना दोबारा आ सकती है। वो एक बार फिर से वलेरिया को छोड़ देता है। वलेरिया जो कि उसकी मिन्नत समाजत करती रहती, रोती रहती कि प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ। वेक्टर वॉन डूम अपने सफर पे आगे बढ़ता रहता अपनी माँ को बचाने के लिए, और विक्टर को भी बचाने के लिए उसने उसे खुद से दूर कर दिया, जो चीज उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है और शायद से आगे चल के उसके ट्रॉमा को और बढ़ावा दे। हम देख पाते हैं इसके कुछ ही समय के बाद हमारा विक्टर वॉन डूम हिमालय के पहाड़ों के बीच में वंडर अराउंड कर रहा होता है और तिब्बत को ढूंढ रहा होता है कि कहां पर वो कैसल और वो टेम्पल छुपा पड़ा है। और इसी पहाड़ों के बीच में उसका सामना एक एंशिएंट लेजेंडरी बीस्ट से पड़ता है, जिसे जान बचाते बचाते हमारा विक्टर वॉन डूम जख्मी भी हो जाता है। पर इससे पहले वो उसका शिकार बन जाता कि वो अपने बचे कुछ गैजेट में से एक इस्तेमाल करता है और उसके मुंह को जला के फाड़ देता। विक्टर वॉन डूम जो कि वहां पर बेहोश होके गिर जाता। हाँ दोस्तों, वो घूमते घूमते इतना दूर तक आ चुका होता है कि अब यहाँ से वो टेम्पल ज्यादा दूर नहीं होता कि देखते देखते टेम्पल के लोग उसे ढूंढ लेते हैं। हमारा विक्टर वॉन डूम जब दोबारा से अपनी आंख खोलता है तो वह अपने आप को टेम्पल में पाता है। वो काफी हफ्तों से बेहोश पड़ा था, लेकिन उठते सारी
वो नोटिस करता कि उसके जख्मों पे पट्टी लगा दी गई है। जब वो उठते सारे यहाँ के टेम्पल के लोगों से मिलता, वो मंक्स उसे बताते हैं कि यंग मास्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमारा एंशिएंट मैजिक स्टफ सिर्फ आपका ही इंतजार में था। हमारी विक्टर वॉन डूम की ट्रेनिंग को शुरू करना चाहते होते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि विक्टर वॉन डूम एक जीनियस है। उनकी फिलोसफर और फॉर्चून टैलेंट के अकॉर्डिंग विक्टर वॉन डूम जल्द ही अपने मास्टर्स को ही सरपास कर देगा, जो कि उससे ये मैजिक सिखाएंगे। विक्टर वॉन डूम की जल्द ही ट्रेनिंग को शुरू कर दिया जाता है, जहाँ पर असली साइंस और जादू का प्रयोग करना सिखाया जा रहा होता है। जल्द ही उसकी ट्रेनिंग में दिनों से हफ्ते हो गए और हफ्तों से कैसे साल बीत गए, ये बात तो विक्टर वॉन डूम को खुद भी ना मालूम कि बहुत जल्द वैसा युवा जैसे कि फॉर्चून टेलिंग के अकॉर्डिंग दिखाया गया था। विक्टर वॉन डूम साइंस और जादू में वो महारत हासिल कर देता है कि वो इस टेम्पल के टीचर्स को सरपास कर देता है और वहां का राजा बन जाता। विक्टर वॉन डूम जो कि इस बहुत बड़े टेम्पल को अपने हेडक्वार्टर में बदल देता है, वो यहाँ पर जादूगरी और एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिसके कारण वो पूरे प्लेनेट पर नजर रख के बैठा होता है और अब उसे हर कोने कोने की खबर मिलती है। सबसे पहले वो अपने लेटवेरियन रीजन की खबर लेता है और उससे मालूम पड़ता है कि बैरन का सरबरा जो है वो अब लेटवेरिया का किंग बन गया है। पर कहानी तो यहाँ पर भी आकर खत्म नहीं होती। उसकी नजर यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी के राइवल रिचर्ड रीड पे पड़ती है। रीड रिचर्ड जिसने नासा के लिए एक ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी बनाई होती है जिससे इंटरनेशनल टेलीविजन के अंदर नंबर 1 साइंटिस्ट का टाइटल दे दिया जाता है। ये देखकर ये विक्टर वॉन डूम के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होती है कि उसके होते हुए किसी और को नंबर 1 साइंटिस्ट का टाइटल दे दिया गया है। आज उससे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। आज रात जब वो सोता है तो उससे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें सताने लगती। उससे वो पल याद आने लगता है कि कैसे वो वलेरिया के साथ एक आम जिंदगी बिता सकता था, लेकिन उसने ये नहीं चुना क्योंकि उसके पास चारा ही नहीं है। आज उससे वो पल याद आता है कि कैसे उसने अपनी माँ को खो दिया, कैसे उसने अपने बाप को खो दिया, कैसे उसने अपने सपनों की रानी को खो दिया। और जैसे कि मैंने कहा, वलेरिया को छोड़ने की वजह से उसका ट्रॉमा और भी बढ़ जाता है। वो तंग आ जाता है। वो कहता है बस बहुत हुआ। उसके पास सोर्सरी का इतना बड़ा नॉलेज है, अब वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। हाँ दोस्तों, वो सोच लेता है कि अब वो पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। इसके लिए वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए और मैजिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक ऐसा आर्मर बनाता है जो कि उसके माइंड को स्टेबलाइज कर सकते हैं मैजिकल पावर्स के थ्रू। और देखते देखते आज इतिहास में पहली बार वो विक्टर वॉन डूम के बजाय डॉक्टर वॉन डूम में बदल जाता है और अपना मैक्स 35 सारी दोस्तों हमें वो फाइनली आइकॉनिक डॉक्टर डूम देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके रिव्यू की बात करूं, हमें फाइनली उसके ट्रॉमा का एंड पॉइंट देखने को मिल रहा है, जहां पर उसने अपने ट्रॉमा को कंट्रोल करने के लिए अपना मैजिकल सोर्सरी आर्मर बना लिया है, जिसके दम पर वो जाना जाता है डॉक्टर वॉन डूम। आज के दम से और आज के बाद से वो इंसान नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर इमोशंस पाए जाते थे वो ये आर्मर उसके अंदर खत्म कर देगा और तभी तो वो खिलाएगा विक्टर वॉन डूम से डॉक्टर वॉन डूम। एब्सोल्यूट मार्वलस दोस्तों, जो डेथ इसके पास्ट के अंदर और उसके ओरिजिन के अंदर दी जा रही है वो काफी ज्यादा गजब किया। तो फिलहाल के लिए मैं खुदा हाफिज कहूं या फिर अलविदा, नेवरदलेस, क्योंकि जाना तो मुझे पड़ेगा ही।